नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। मैंने देखा था एक बार नटवरलाल पिक्चर आई थी, उसमें बड़ी बड़ी ठगी के किस्से थे और फिर बाद में मेरे याद आ रहा है मुझे कि एक ऐसा ठग था जिसने ताजमहल ही बेच दिया था कि भाई ताजमहल खरीद लो। मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि अपने चैनल पे कुछ ऐसी अपराध की घटनाएं शामिल करूं। बड़े बड़े जो ठग होते हैं, जो इंडस्ट्री के ठग होते हैं, बड़े बिजनेस हाउस होते हैं जो ठगी करते हैं, मैं इन सब की भी प्रोग्राम करूं। ये सोच ही रहा था कि एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं विवेक राय जी, मुझे मिले अभी, मैं आपसे उनसे परिचय कराऊंगा। उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त खबर दी। एक साहब है, नाम है राजेश बोथरा, मुंबई के रहने वाले हैं। साहब पहले सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई और बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 2,500 करोड़ का लोन लिया। कि साहब हम कंप्यूटर सप्लाई करेंगे, पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे, आप मुद्रा लोन लेने चले जाओ तो आपको 2.5 लाख का लोन बैंक नहीं देता है। लेकिन ये जितने बेईमान होते हैं, जितने फटीचर होते हैं, जितने ये दिवालिया घोषित करते हैं बाद में, इन सबको बैंक लुटा देता है पैसे। तो साहब बोथरा साहब को 2,500 करोड़ रुपए दे दिए। अब बोथरा साहब ने अपनी एक एक करके शेयर कंपनियां बनानी शुरू करी, फर्जी कंपनियां, ड्राइवर के नाम पे, अड़ोसी के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे, नौकर के नाम पर। और कुछ दिनों बाद दिखा दिया साहब के हमने कंप्यूटर बेचे तो हमारा पेमेंट नहीं आया, मतलब दिवालिया हो गए। बैंक के बड़े अफसरों को शामिल किया इस खेल में। कहा साहब कि हम पे तो पैसा है नहीं, बड़ा जुटाएंगे तो हम आपको 250 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। उसमें भी 100 करोड़ रुपए जो मध्यस्थ करारी होती है कंपनी बोलेगी, यानी बैंक को 2,500 करोड़ के बदले केवल 150 करोड़ मिलेंगे। और मुझे विवेक जी ने बताया कि बैंक के बड़े अफसर इस खेल में शामिल हो गए। हो भी जाना चाहिए, जब 2-2,25 करोड़ की छूट मिल रही है किसी आदमी को, तो 200-400 करोड़ की बहती गंगा में डुबकी लगा लेंगे बैंक के बड़े अफसर और दिल्ली की कुर्सी पे बैठे बड़े बड़े नेता लोग, किसी को क्या पता चलेगा। 10,000 रुपए के लिए जुम्मनियां पेड़ पे लटक जाते हैं, किसान अगर होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। 10,000 रुपए बैंक का कर्जा नहीं मिलता। आपके खाते में जरा सा पैसा कम रह जाए तो बैंक तुरंत आपको चार्ज वसूल कर लेता है। और ये बोथरा साहब जैसे लोगों का 2,25,000 करोड़ बैंक माफ करने को तैयार होता है। तो मैंने भाई विवेक जी को बुलाया, मैंने कहा जरा मुझे ऑफिस में आइए, घटना के बारे में दर्शकों को बताइए कि ये 420 होती है तो होती कैसे है। मैं बाता हूँ आपको विवेक जी से और सुनता हूँ इन महाठग की महाकहानी, महाज्ञानी कहानी आप सुनेंगे। वाह भाई वाह। और सैल्यूट करिएगा बैंक के अफसरों को, दिल्ली में बैठे उन बेईमानों को कि देश का पैसा कैसे उठाते हैं। मुलाकात कराता हूँ विवेक जी से। आपने तो बड़ी गजब कहानी बताई। हम तो ठगी के किस्से सुनते थे, ठग होता है ताजमहल बेच लेता है, लेकिन ये बोथरा साहब की बड़ी जबरदस्त कहानी आपके पास है क्या मामला? हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाइएगा, साधारण भाषा में समझाइएगा जो उनको समझ में आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। ये राजेश बोथरा, ये मुंबई से बिलोंग करते हैं, इंडियन हैं, और इन्होंने सिंगापुर में जाकर के कुछ बिजनेस दिखाने के लिए दिखाया और इंडियन बैंक से, डिफरेंट बैंक से समय समय पे इन्होंने लोन्स लिए। एलसी ट्रेडिंग बिजनेस दिखाते हुए लेटर ऑफ क्रेडिट पे, एलसी ट्रेडिंग क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाने के लिए कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं और इसमें कंप्यूटर्स की सप्लाई होनी है फला देश को, और इस बिजनेस के लिए हमें बैंक से लोन दे दिया जाए। उसके बाद ये लेटर्स जारी करते हैं कि हम इतनी माल सप्लाई कर रहे हैं और उस कंपनी से एक्सेप्टेंस दिखा देते हैं बैंक को कि मतलब हमने 50 करोड़ के कंप्यूटर दिए और एक कंपनी कहती है कि हाँ हमने 50 करोड़ के कंप्यूटर लिए हैं। ठीक है। और इन लेटर्स के आधार पे बैंक से इनको लोन मिलता है और बैंक ऑफ इंडिया का जो सिंगापुर ब्रांच है इंडियन बैंक का, उससे बैंक ऑफ इंडिया से ये 2,500 करोड़ का लोन लेते हैं। 2,500 करोड़ का। एक बात बताइए, यहाँ तो 2 लाख का लोन बैंक बिना कागज पत्तर, मकान गिरवी रखो, अपनी दुकान गिरवी रखो तो देता है, तो ये जो 2,000 करोड़ के लोन होते हैं बैंक इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं रखता है? ये कोई गारंटी नहीं लिया है इसमें, और 2,500 का ये बड़े लेवल पे इनको लोन दिया गया है। और उसके बाद इस लोन्स को जिस कंपनीज को सप्लाई किया जाना बताते हैं, बाद में उन सभी कंपनीज को ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा के और दिवालिया घोषित, यानी जिस कंपनी को उन्होंने लोन लिया और फिर बाद में बता दिया कि हमारी कंपनी दिवालिया हो गई और उसको दिवालिया दिखा करके बैंक्स को पैसा देने से मना कर दिए। और अब
मात्र 240-50 करोड़ में ये सेटल करने के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बताइए कि आप 2000 से करोड़ से ज़्यादा का लोन कम नहीं होता, तो जब व्यापार कर रहे होते हैं बैंक निगाह रखता है कि भाई आपने आज कितने का चेक काटा, आपको कितना पैसा मिला, एक एक चीज़ की बैंक निगाह रखता है। तो जब इनका बैंक का ऐसा ट्रांजिशन हो रहा था तो बैंक ने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ क्या, कोई पूछता नहीं है बैंक बीच में, ऐसे ही पैसा देता रहता है। इनके द्वारा जितने भी एफिडेविट्स दिए गए बैंक को, जो लेटर्स दिए गए, जो लेटर्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए सप्लाई और बिल्स दिए गए, उनमें बहुत सारे बिल्स ऐसे देखे गए जो सेम डे को सिंगापुर से जारी हो रहा है और सेम डे में वो लंदन में वो अन्य कंपनियों, अन्य कंट्रीज में रिसीविंग दिखा रहे हैं, जो संभव नहीं है। और ऐसे यानी आज मान लीजिए 5 अगस्त को मैंने लखनऊ में बैठ के बिल काटा और 5 अगस्त को मैंने फ्रांस में रिसीव भी हो गया, तो सामान भी रिसीव हो गया। ये संभव नहीं है। और इसी से इनका पूरा ये खुलासा होता है कि ये जितनी सेल कंपनियां बनाए, कुछ अपनी पत्नी के नाम पे, कुछ बेटे के नाम पे, कुछ अपने एम्प्लॉइज के नाम पे, और उन कंपनियों को बना करके और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशंस दिखा के फर्जी कागज और केवल कागज पे बिजनेस दिखा करके और बैंक्स को टैक्स पेयर्स का पैसा खत्म कर दिया और हड़प लिए, और उसको बैंक के आला अधिकारी अब सेटल करने पे आमदा है केवल 240-50 करोड़ लेकर के, जिसमें से केवल 150 करोड़ मिलना है बैंक को और 100 करोड़ इंसॉल्वेंट प्रैक्टिशनर और कंपनीज को जाने को है। अच्छा, ये बैंक जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है कि लेना है 2-2.5 हजार करोड़ और सेटल हो रहा है 200 करोड़ पे, ये 2000 करोड़ छोड़ कर रहा है बैंक की खुशी में? बैंक ये दिखा रहा है कि हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम रिकवर कर सकते हैं, और ऐसे में जहाँ पे इंसॉल्वेंट हो डिक्लेयर हो रहा है कंपनी, वहां से जितना रिकवर हो पा रहा है उतना रिकवर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है जिसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ईडी ऑफिस और इन सीबीआई के आला अधिकारियों को हम लोग लेटर्स लिखते रहे हैं। हम कंप्लेंट फाइल किए, हमने लखनऊ में 156(3) से मुकदमा कायम कराने की कोशिश किया है कि इनके द्वारा जो लगातार सेल कंपनियां बना करके और हम टैक्स पेयर्स का पैसा मारा जा रहा है उसको रोका जा सके। अच्छा, ये तो यानी बैंक में कहावत की जाती है भागते भूत की लंगोटी भरी, तो बैंक वो लंगोटी पकड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बैंक ईमानदारी से लंगोटी पकड़ रहा है कि जो आ जाए वो कम है, या फिर बैंक के बड़े अफसर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, या इस आदमी की वाकई स्थिति दिवालिया है, इसके पैसे नहीं है, कारण क्या है? ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी सेल कंपनियां जिनको ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराते हैं, उन कंपनियों से फंड्स इनके एक दूसरी कंपनी में डाइवर्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब पहले जो कंपनी बनाई, शेल कंपनी बनाई, इसको दिवालिया घोषित कर दिया, उसका पैसा किसी और कंपनी में ले लिया, और उस कंपनी में जिसमें दिया उसमें भी इनका बोथरा साहब का कुछ योगदान है। बिल्कुल, आरबी इन्वेस्टमेंट जो इनकी अपनी कंपनी है, उससे भारत के बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे लगाए गए। और ये तो बड़ी भयंकर बात, यानी शेल कंपनी ने बनाई, उसको दिवालिया किया, आरबी इंटरप्राइजेज फर्म में पैसा लिया और उसको भारत के स्टार्टअप पर लगा दिया। प्रेजेंट टाइम में आरबी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का भारत के नंबर ऑफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये सब पैसे वही से आए हैं जो सेल कंपनियों से। अच्छा, ओके, अब मैं समझ आया। यानी क्या बढ़िया तरीका है कि सिंगापुर में भारत के एक बैंक से 2-2.5 हजार करोड़ का लोन लो, फिर फर्जी शेल कंपनियां बनाओ, उन शेल कंपनियों को दिखा दो कि ये कंपनियां दिवालिया हो गई, और उन कंपनियों का पैसा आरबी इंटरप्राइजेज जो इन्हीं की फंड उसमें ले लो, और वो पैसा वापस भारत में भेज दो, स्टार्टअप कंपनी में लगा दो। तो ये स्टार्टअप कंपनी में लगाया वो जायज है या वो ये वो भी गड़बड़ है? इस जो ये टोटल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें अगर कोई पैसा रिसीव कर रहा है तो वो भी उतना ही भागीदार होता है इन सब मामलों में जितना ये पैसे मार रहे हैं राजेश बोथरा, उनकी पत्नी रश्मि बोथरा और बेटे और बाकी एम्प्लॉइज के द्वारा। यानी वो जो है पैसा जिस स्टार्टअप को दे रहे हैं, जो स्टार्टअप यूज कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उनको क्या पता, उनको तो लग रहा हो कि लंदन में या सिंगापुर में बैठे एक आदमी हमें पैसा दे रहा है स्टार्टअप करने को, मैं तो काम कर रहा हूँ। उन्हें क्या पता ये पैसा किस रूट से आया है? इसके लिए एक एसेंशियल उनकी जरूरत होती है कि वो देखें कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है हमें। अगर आरबी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स
कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसकी ट्रेल देखनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। केवाईसी एक भरवाया जाता है जब भी कोई पैसा लगाया जाता है, उस केवाईसी का प्रॉपर ये आकलन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स हो पा रहे हैं। तो आपको पता है, कुछ आइडिया है कि भारत के किन स्टार्टअप से पैसा आया ही है? हाँ, बहुत सारी लिस्ट हमने लगा रखे हैं अपने कंप्लेंट्स। कितनी स्टार्टअप करीब 50 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों में इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो ट्रेल पूरा गवर्नमेंट के पास है, जो इनके आर्मी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से सभी कंपनी। और कितना पैसा ऐसा होगा जो स्टार्टअप में लगा है? इस समय तो 10,000 करोड़ से अधिक पैसा इन्होंने लगा रखे हैं। इनके खिलाफ ऑलरेडी रोटोमैक कानपुर का जब 3700 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें भी इनका बहुत अहम रोल आया था और उसमें भी इसी मोडस ऑपरेंडाई से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कराया था और पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट। अच्छा, पुराने खिलाड़ी हैं। लखनऊ में भी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। लखनऊ सीबीआई कोर्ट से इनके खिलाफ समन चल रहा है। वही कानपुर वाला रोटोमैक वाला। तो ये भाई साहब जो हैं सिंगापुर शिफ्ट कर गए, आजकल सिंगापुर रहते हैं। सिंगापुर में भी इनके खिलाफ कई जांच जब बैठी, तब ये सिंगापुर भी छोड़ चुके हैं, अब इस समय लंदन में रह रहे हैं और सभी ये पैसे मांग आराम से विजय माल्या के संग शाम को चीयर्स करते होंगे। भारत का हजारों करोड़ मांगा, विजय माल्या के साथ चीयर्स। तो आप जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है आपका? हम लोग टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना चाहते हैं। हमारे देश से टैक्स पेयर्स जो अपनी कमाई से पैसा गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, इन सब को कोई ऐसे ही पैसे हवाला में लेके चला जाए और लोन के नाम पे, बिजनेस के नाम पे लोन लेकर के इंडियन बैंक से और पैसा मार दे रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन एजेंसीज इस पर नजर रखें। किन परिस्थितियों में ये 2,500 करोड़ मात्र 240 करोड़ में बैंक सेटल करने के लिए तैयार हो रहा है और कैसे इनको उपलब्ध कराया जा रहा है लगातार, जबकि पहले से ये ब्लैक लिस्टेड रहे हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है और कई मामलों में ये वांटेड है। आज तक इनके खिलाफ गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। आपने ये चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, ईडी को, सीबीआई को, इनको चिट्ठियां लिखी हैं आपने? जी, हमने 6 मार्च से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जब जैसे ही नॉलेज में आया कि इस तरह का सेटलमेंट बैंक ऑफ इंडिया करने जा रही है, तो 6 मार्च को ही हम लोगों ने बाय पोस्ट ईमेल से प्रधानमंत्री कार्यालय को, ईडी दफ्तर को, डायरेक्टर सीबीआई को और कोर्ट्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। कोर्ट्स में भी हमने 156(3) के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने की। वहाँ पे कहीं से कोई जवाब आया? आपने जो शिकायतें की, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी काम है कि भारत का टैक्स पेयर का पैसा भारत में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपको बधाई इस साहसी काम के लिए और ऐसे ही लोगों के चेहरे सामने लाने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विवेक जी और उन्होंने बताया कि एक नटवर लाल किस तरह इतनी बड़ी हेरा फेरी कर रहा है। आप बताइए, 2-2.5 हजार करोड़ रुपया बैंक का पैसा, भारत के बैंक का पैसा घुमा के फिर भारत में भेज दे रहा है और बैंक 2,500 करोड़ के बदले केवल 100-150 करोड़ में खुश हो जाते हैं। क्या गजब नेटवर्क है। सब जगह शिकायतें हो गई, प्रधानमंत्री कार्यालय में, ईडी में, इनकम टैक्स में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। रुपया नहीं मिला है, लेकिन सारे लोग जेल में हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक। और यहाँ पे 2-2.5 हजार करोड़ का मामला है, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। ये है मेरा भारत महान। आप क्या सोचते हैं विषय में जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।